Good evening to all of you. Welcome in your favorite study channel Study with Ritesh. स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और आप सभी को पता है कि मैं बायो के क्लासेस लेकर आती हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ बायो से रिलेटेड। आज के सेशन में फिर से मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेकर आया है और मिसलेनियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है? ठीक है, यानी क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन सा है? याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट तो है बट क्या है, लिविंग है। लिविंग सेल कौन सा है? तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा की, या विषाणु की, या फिर ईस्ट की। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, जब आपने 12th पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसको कहते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, या फिर माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, अब हम कुछ माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, जिस बात को आप सभी को गौर से सुनना है और उसे याद भी रखना है। अगर क्वेश्चन में आए कि क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होता है या नहीं होता है, तो कितने बच्चे हाथ उठाएंगे कि हाँ होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होता है। जल्दी से हाथ उठाइए कि कितने बच्चों को लगता है और कितने को ये लगता है कि सेल वॉल नहीं होता है। अब उनका टाइम गया जिनका होता है, अब स्टार्ट हो जाता है जिनको लगता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, या फिर अगर कमेंट में तो हाथ नहीं उठा सकते तो डन तो कर ही सकते हैं ना। कमेंट में लाइक वाला इमोजी भेजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड गाइस, मेजोरिटी ये है कि सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। और बिल्कुल सही, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। और ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इसे बोल सकते हैं, जो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है, यानी इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है इसके सरवाइव के लिए। ठीक है, ये बिना ऑक्सीजन का क्या करता है, सरवाइव करता है, यानी जीवित रहता है। इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके जीने के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ये बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है, और फर्स्ट क्या है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई नो मेरे बैचेस में गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव रहती है, सो मैं ऐसा यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि गर्ल्स को समझ में आया या फिर बॉयज़ को, मेरे लिए दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बच्चे का ये क्वेश्चन होगा कि मैम हिंदी में पढ़ाइए या फिर इंग्लिश में बताइए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अनुवांशिक अनुपात है, यानी क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनेटिक रेशियो या फिर जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? जल्दी से जिसको पता है कमेंट में लिख दीजिए कि क्या होता है जीनोटाइप रेशियो किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? 3:1 होता है। सेकंड क्या बोल रहा है? 9:3 एंड 3:1, या फिर 1:2:1, या फिर 1:1:1। क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुवांशिक अनुपात क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुवांशिक अनुपात क्या है? जल्दी से बताइए क्या है। वेरी गुड, मेजोरिटी ऑप्शन सी की तरफ जा रहा है और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है।
जीनोटाइप यानी जेनेटिक रेशियो जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, उसका क्या होता है 1:2:1, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो वेरी गुड, क्या होगा 3:1, क्या होगा 3:1। ओके, इस क्वेश्चन में ये तो आंसर बताया ही, मैं एक और क्वेश्चन बता दी हूँ, इसको याद रखिएगा। फेनोटिपिक रेशियो अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे 3:1 या फिर 3:1, सॉरी 3:1, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, अभी एग्ज़ाम हमारा पास है नहीं, तो अभी क्वेश्चन को ना आराम से पढ़ते हैं, उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम टाइम तो बस क्वेश्चन और आंसर चलेगा ही, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फिर से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़ीरोपैथेमिया। ज़ीरोपैथेमिया एक डिजीज़ का नाम है, क्या है, एक डिजीज़ का नाम है, एक बीमारी का नाम है। वो किसकी कमी से होता है, वो किसकी कमी से होने वाला बीमारी है ये ज़ीरोपैथेमिया, पैथेलमिया। कौन सा डिजीज़, ज़ीरोपैथेलमिया, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है या फिर होने वाला बीमारी है। क्या ये विटामिन ए की कमी से होती है या फिर विटामिन बी की कमी से होती है या फिर विटामिन सी की कमी से होती है या फिर विटामिन डी की कमी से होती है। आप सभी को पता है कि डिजीज़ किस ऑर्गन से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। और आई से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है वो ज़्यादातर, अगर कोई तुक्का भी मारे ना, तो वो ज़्यादातर किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। उसी तरह पैथेलमिया क्या है, ये भी आई से संबंधित रोग है और ये भी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए और विटामिन ए दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबरिंग चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है कि ऑप्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगा है कि मैंने ऐसे ही बोल दी। नहीं, आज भी ऐसे बच्चे प्रेजेंट होते हैं ना जो चीटिंग करते समय ना, अगर बाई चांस किसी पेपर में वो बैठे हैं ना और अगर उनको चीट करने का मौका मिले तो वो नाम तक को कॉपी कर लेते हैं। इतने शरीफ लोग भी आज, मतलब इतने शरीफ लोग आज भी मिलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबरिंग को नहीं याद रखना, सिर्फ विटामिन ए को याद रखना, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, ज़ीरोपैथेलमिया डिजीज़ होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइलिन कार्य करता है, यानी टाइलिन क्या कार्य करता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये टाइलिन होता क्या है, ये टाइलिन होता क्या है। तो टाइलिन एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम का वर्क क्या होता है आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि एंजाइम कार्य क्या करता है, किस पर कार्य करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑन कैसिनोजेन और एवं माल्टोज पे वर्क करता है। क्या ये इन दोनों को ब्रेक करने में हेल्प करता है, कैसिनोजेन एवं माल्टोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है ये टाइलिन, या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल। क्या बोल रहा है ये सेकंड वाला ऑप्शन, क्या बोल रहा है, चलिए इसे हम देखते हैं। या ये जो टाइलिन है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड पर वर्क करके ग्लिसरॉल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या फिर ये पेप्टोन पर काम करता है, या फिर ये स्टार्च एवं ग्लाइकोजन पे वर्क करता है। तो आप सभी को पता है कि टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है, और किस पे वर्क करता है, तो ये कैसिनोजेन एवं माल्टोज पे वर्क करता है। किस पे करता है, कैसिनोजेन एवं माल्टोज पे काम करता है, इसको ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इतना काफ़ी है। और एंजाइम क्या करता है, अगर किसी को, इफ़ कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता नहीं है कि एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम कहते किसको है, तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि हाँ मुझे नहीं पता है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करूँगी।
और हाँ, डिस्कस करने से पहले एक और आपका काम है, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप सर्च करो, पढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी टीचर किसी को सिलेक्शन करवा सकता है बट बच्चा चाहे तो, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। खुद से जिसको 1 घंटे भी बैठ के पढ़ने की आदत हो गई ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है वो, लेकिन वो खुद का टाइम होना चाहिए। यानी ये नहीं कि किसी ने वर्क दिया है उसी को कंप्लीट कर ली, ये नहीं, उसका अपना टाइम होना चाहिए, उसमें कुछ अलग सीखे या फिर कुछ नए टर्म्स के बारे में जाने, तो वो जो होता है ना उसी को सेल्फ स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो आपके पास तो गूगल बाबा है ही, उनसे पूछिए और देखिए क्या बताते हैं वो, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेपेरीन का निर्माण डैश द्वारा होता है, यानी हेपारीन का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए यही हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेनल सेल यानी वृक्क कोशिका। सेकंड क्या है, दंड मज्जा यानी बोन मैरो जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बैरो दिया हुआ यहाँ पे, मैरो होता है, ठीक है। अस्थि कोशिका यानी बोन सेल्स में पाए जाते हैं या फिर मास्ट सेल्स में पाए जाते हैं हेपारिन, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है हेपारिन, किससे स्रावित होती है, तो किससे स्रावित होती है, तो ये मास्ट सेल से स्रावित होती है। किससे होती है, मास्ट सेल से स्रावित होती है, ठीक है। किससे होती है, मास्ट सेल से, मास्ट कोशिका से स्रावित होती है। अब सबसे पहले हम जाने कि ये मास्ट कोशिका होता क्या है। तो ये वाइट ब्लड सेल का, ये वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, टाइप होता है। क्या होता है, टाइप होता है, यानी प्रकार होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल का क्या होता है, टाइप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, मास्टोसाइट, ठीक है, मास्टोसाइट भी बोलते हैं, ओके। ये तो मास्ट सेल के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। मास्ट सेल से अब आपका प्रश्न हो सकता है, ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके क्वेश्चन का लेवल हाई कर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे इजी है बट जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उस लेवल से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो अच्छे पॉइंट्स होंगे उसको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है मास्ट सेल, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मास्ट सेल पाया कहाँ जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। किसमें, संयोजी ऊतकों में पाई जाती है, क्या, मास्ट सेल संयोजी ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है ना। इस मास्ट सेल से बहुत ऐसे, तो ये जो मास्ट कोशिका है ना ये कुछ पदार्थों का क्या करती है, कुछ पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करती है, ठीक है। तो उसी में से एक क्या है, एक हमारा हिस्टामीन है। क्या है, हिस्टामीन। याद रखिएगा कि अगर हिस्टामीन पदार्थ का श्रावण कौन करता है तो उस समय हमारा आंसर क्या होगा, मास्ट कोशिका, ठीक है। एक हमारा क्या है, हिस्टामीन है, ये क्या करता है, रक्त वाहिनी, ये क्या करता है, रक्त वाहिनी में इसका काम क्या होता है, प्रसारण का काम होता है। क्या होता है, प्रसारण का काम होता है। रक्त वाहिनी में क्या करता है हिस्टामीन, प्रसारण का काम करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सीरेटोमिन। क्या है, सीरेटोमीन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो ये भी रक्त वाहिनी में ही काम करता है और इसका काम क्या होता है, संकुचन का काम होता है। क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, संकुचन का कार्य करता है सीरेटोमीन, ठीक है। तीसरा क्या है, हेपारिन, यही हेपारिन है, ठीक है। तीसरा क्या है, हेपेरिन या फिर हेपारिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, हेपेरिन। इसका वर्क क्या होता है, तो ये भी रक्त वाहिनी में ही काम करता है और इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट का काम होता है। क्या होता है, ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमाने का काम करता है ये, ठीक है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि हेपारिन का निर्माण कहाँ होता है, तो मास्ट सेल में होता है, ठीक है। या फिर यहीं से क्या होता है, ये मास्ट सेल, मास्ट कोशिका जो है हेपारिन पदार्थ का श्रावण करता है, ठीक है। तो आपको हेपारिन के बारे में पता चल गया, मास्ट कोशिका के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चल गया कि मास्ट कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से पदार्थ को श्रावण करता है, तो आपको पता चल गया हिस्टामिन को करता है, सेकंड को और थर्ड को। इन दोनों के बारे में भी बता दिए कि इनका वर्क क्या है। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा था ये आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको
लाइन बाय लाइन जैसे मैंने समझाया है वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रखिएगा। कौन कौन से पदार्थ स्रावन करता है ये मास्ट कोशिका, तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। तीनों का फंक्शन, फर्स्ट का हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, प्रसारण का काम है रक्तवाहिनी में, ठीक है। सेकंड का, थर्ड का, दोनों का फंक्शन याद रखना है। चलिए, ये सब कुछ ऐसे बात है जो कि आपको याद रहेगा, तो इससे कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए ना, आप आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लिया है बट ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ठीक है ना। पृथ्वी पर पाए गए सबसे बड़ा फूल है, कौन सा है, आप सभी को पता है, इसमें मुझे टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, रेफ्लेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में। रेफ्लेशिया आर्नोल्डाई जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस फूल को दिखाने की जरूरत नहीं, अगर ये आप नाम डालोगे तो ये फूल दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि नारियल का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग हम लोग द्वारा खाया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा वाइट वाला, ठीक है। वाइट वाले का नाम क्या है, वाइट वाले से मतलब नहीं, वाइट वाले का नाम क्या है, तो क्या है वाइट वाले का नाम, क्या एंडोस्पर्म है, या फिर पूरे फल को कहते हैं, या फिर फल भित्ति को कहते हैं यानी फ्रूट वॉल को कहते हैं, या फिर बीज को कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि किसको कहते हैं, वाइट वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और नारियल का क्या खाते हैं हम, एंडोस्पर्म खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक सेप्रोफाइटिक तथा ब्रेड मोल्ड कहलाता है, यानी कौन ऐसा कवक है जिसको हम सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक ही नेचर होता है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। कौन ऐसा कवक है यानी कौन ऐसा फंगी है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्बुगो। सेकंड क्या है, फाइटोफ्थोरा। थर्ड क्या है, पक्सीनिया। फोर्थ क्या है, राइजोपस। जल्दी से बता दीजिए कौन ऐसा एल्गी है, कौन ऐसा फंगी है जो सेप्रोफाइटिक इन नेचर है और उसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और हाँ, ब्रेड मोल्ड से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या, ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी राइजोपस को क्या बोलते हैं हम, राइजोपस एक ऐसा फंगी है जो सेप्रोफाइटिक इन नेचर है और उसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रू फ्रूट के बारे में पूछ रहा है। ट्रू फ्रूट कौन सा है या फिर ट्रू फ्रूट इन चारों में से कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फ्रूट यानी वास्तविक फल कहते किसको है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, क्या है, सिंपल सा इसका परिभाषा है कि जिस फ्रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। किससे, ओवरी से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको ट्रू ही बोलते हैं ना, ठीक है। टिक को ट्रू बोले तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जिसका डेवलपमेंट ओवरी से हुआ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेब, इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, थैलमस से होता है। तो ये हमारा ट्रू फ्रूट है ही नहीं। एप्पल क्या है, फर्स्ट फ्रूट है, ठीक है। लीची, ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट फ्रूट है। नारियल का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, हाँ, नारियल का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, उसके ओवरी से होता है, इसलिए इसको वास्तविक फल हम बोल सकते हैं। और नारियल क्या है, एक ट्रू फ्रूट है, ठीक है। बाकी पाइनएप्पल भी एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट फ्रूट का नाम याद हो गया, सेब, लीची, अनानास, और भी याद कर लो अगर याद करना है तो पियर, और भी याद करोगे तो लिख लो कैशिव नट, ये सब क्या है, फर्स्ट फ्रूट है, ठीक है। इन सब का नाम याद रखिए क्योंकि अभी ट्रू फ्रूट पूछा है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट फ्रूट पूछ दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लिटरल रूट।
लेटरल रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है? क्या बाहरी कॉर्टेक्स से होता है, या फिर आंतरिक कॉर्टेक्स से होता है, या फिर परिरंभ से होता है, या फिर फ्रॉम डर्मिश, डर्मिश से होता है, यानी सत्वचा से होता है, सत्वचा से होता है। जल्दी से बता दीजिए किससे होता है? किसका? लेटरल रूट का ओरिजिन। लेटरल रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो परिरंभ से होता है, यानी पेरीसाइकल से होता है। यहाँ पे बिगिनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? पेरीसाइकल, CYCLE, ठीक है, पेरीसाइकल सेल से होता है। ठीक है, पेरीसाइकल सेल, अगर आपका क्वेश्चन हो कि पेरीसाइकल सेल सिचुएटेड कहाँ होता है, तो मैं बता देती हूँ कि ये जाइलम पोल्स, ये क्या, जाइलम पोल्स के फ्रंट में, कहाँ पे? फ्रंट में, मतलब आगे, फ्रंट में स्थित होता है। क्या स्थित होता है या फिर सिचुएटेड होता है? कहाँ होता है पेरीसाइकल सेल्स? जाइलम पोल्स के फ्रंट में, जाइलम पोल्स के फ्रंट में स्थित होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? फ्रॉम पेरीसाइकल, ठीक है, साइकिल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी मूल में संवहन पूल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, थोड़ा सा मतलब एकदम टू दी पॉइंट दे दिया है, तो इसको क्वेश्चन को समझना होगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना होगा कि संवहन पूल क्या होता है। संवहन पूल क्या होता है? तो आपने सुना होगा, ये तो हिंदी वाले बच्चे को बिल्कुल पता होगा, इंग्लिश वाले को भी पता होगा, जिनको इसका हिंदी, इसको उनका इंग्लिश पता होगा। अगर मैं वेस्कुलर बंडल का नाम लूँ, वेस्कुलर बंडल का नाम लूँ, तो 100% बच्चे को पता चल जाएगा कि आखिर ये संवहन पूल कहते किसको है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल मतलब आप एक वर्ड, एक टर्म में बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ वाले को, एक साथ के लिए हम क्या टर्म देते हैं? एक टर्म में बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, इसी को क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल को ही क्या बोलते हैं हम? संवहन पूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो संवहन पूल है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि जब जाइलम हो या फ्लोएम, जाइलम याद रखिएगा मेरे जो मैं बोल रही हूँ, जाइलम हो या फ्लोएम, ये दोनों जब अलग अलग ग्रुप बनाकर, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग समूह बनाकर रहते हैं, तब उनको क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तब उनको क्या कहते हैं? तो क्या उसे लेटरल बोलते हैं, यानी बाइलेटरल बोलते हैं, द्विपार्श्विक बोलते हैं, या फिर आइसोसेंटर बोलते हैं, या फिर अड़िये बोलते हैं? तो आप सभी को पता है कि जब जाइलम हो या फ्लोएम दोनों अलग अलग ग्रुप या समूह बनाकर रहता है, उस समय उसे क्या बोलते हैं हम? अड़िये बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अड़िये बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अड़िये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप दोगे, देन आफ्टर मैं दूंगी। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही आएगा। जोक आप सभी जानते होंगे जोक को। ठीक है, जोक क्या है? क्या ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, या फिर सैंग्यूवोरस है? जल्दी से बता दीजिए कि क्या है जोक। तो जोक का खाना क्या है? वो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, सॉरी ब्लड सकिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ब्लड सकिंग होते हैं, खून चूसने वाले। ठीक है, तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? भली भांति आप लोग ओमनीवोरस से परिचित हैं, कार्निवोरस ये सब मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 3 नहीं, इतने भी नहीं, लेकिन 4 5 के बाद आपको पता होने लगता है कि ओमनीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, लेकिन सैंग्यूवोरस का नाम आपने नहीं सुना होगा, वो 12th में आकर सुना होगा, 12th या 11th में आकर सुना होगा। तो जो ब्लड सकिंग टाइप एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सैंग्यूवोरस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना तो मीट खाते हैं, ना ही वो प्लांट खाते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ खून चूसते हैं। ठीक है, यानी ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी सैंग्यूवोरस। जो क्या है? सैंग्यूवोरस
है, सैंगिवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण कहलाता है। यानी क्या पूछ रहा है, इस बात पर फोकस कीजिए कि डिफरेंट स्पीसीज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गेन का यानी भिन्न क्या अंग का प्रतिरोपण तो हो रहा है, ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, होमोग्राफ्ट बोलते हैं, ज़ेरोग्राफ्ट बोलते हैं या फिर एलोग्राफ्ट बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर चारों के बारे में किसी को पता होगा तो बिल्कुल वो आंसर के करीब जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आइसोग्राफ्ट। आइसो मतलब आप लोग समझते हो ना, मतलब सेम। आइसो मतलब सेम आता है ना, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो इसमें मतलब सेम स्पेसीज का सॉरी, इसमें क्या होगा कि सेम स्पीसीज का नहीं। तो आइसोग्राफ्ट में क्या होता है, आइसोग्राफ्ट में ऑर्गेन का यानी अंग का प्रतिरोपण होता है यानी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन जो डोनर है, डोनर यानी जो देने वाला है ऑर्गेन को, और एक रेसिपेंट है जो कि ऑर्गेन को लेगा, वो दोनों क्या होना चाहिए, जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी ऑर्गेन का प्रतिरोपण होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। तो ये जब सेम मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल है तो ये तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं, हमें तो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, होमोग्राफ्ट। होमो मतलब भी आप लोग समझते हो, सेम, कहीं ना कहीं सेम वाली फीलिंग आ रही है। होमो हेट्रो से आप समझते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे होमो है, मतलब ये भी जो ट्रांसप्लांटेशन होगा वो भी कहाँ होगा, वो भी सेम स्पेसीज में होगा। सेम स्पेसीज का डोनर भी होगा, सेम स्पेसीज का रेसिपेंट भी होगा। उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोग्राफ्ट, सॉरी उसे क्या बोलेंगे हम, होमोग्राफ्ट बोलेंगे। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ज़ेरोग्राफ्ट। ज़ेरोग्राफ्ट मतलब डिफरेंट स्पीसीज, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गेन यानी अंग का प्रतिरोपण होगा लेकिन भिन्न प्रजातियों से होगा। क्या होगा, भिन्न प्रजातियों से होगा। यानी जो डोनर होगा वो किसी और प्रजाति का होगा और जो रेसिपेंट होगा वो किसी और प्रजाति का होगा। उसे क्या बोलते हैं हम, ज़ेरोग्राफ्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि जो ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन होता है लेकिन कहाँ से, डिफरेंट स्पीसीज से यानी भिन्न प्रजातियों से, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम ज़ेरोग्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ज़ेरोग्राफ्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए डी की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो डी जो ऑप्शन है वो नाराज हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे छोड़ दी। ठीक है, तो डी क्या बोल रहा है, एलोग्राफ्ट। एलो से भी क्या आता है, फीलिंग, सेम वाली फीलिंग आता है। तो एलोग्राफ्ट किसको बोलते हैं, मतलब इसमें डोनर है, डी फॉर डोनर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, डी पता नहीं होगा, मैं बता रही हूँ कि डी अगर लिखूँ तो आप डोनर समझो। ठीक है, डी फॉर डोनर, डोनर सेम स्पेसीज का होगा, सेम स्पेसीज का होगा। रेसिपेंट, आर फॉर रेसिपेंट, जो लेने वाला है वो भी सेम स्पेसीज का होगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब उन दोनों में जेनेटिकली पहचान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सेम स्पीसीज को तो होंगे, जैसे कि हमारा ये था, क्या कहते हैं, होमोग्राफ था, दोनों सेम स्पीसीज के तो थे, लेकिन उसमें ऐसा कोई लोचा नहीं था कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होना चाहिए कि नहीं। लेकिन एलोग्राफ्ट में है ये लोचा कि वो दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, एलोग्राफ्ट बोलेंगे। आई होप ये चारों पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फिर एक दिन मैं स्पेशल क्लास लेके चारों पॉइंट को और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ज़ेरोग्राफ्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होती है। ये बीमारी आप सभी ने सुना होगा, ऑस्टियोमलेशिया। इसे हम एक और कॉमन नाम बोलते हैं सॉफ्ट बोन, यानी बोन का कमजोर हो जाना। उसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ये ज़्यादातर किस में होता है, एडल्ट में होता है, यानी बड़े लोगों में होता है ये बीमारी। तो ये किसकी कमी से होता है, क्या ये विटामिन ए की कमी से होता है, सी की कमी से, डी की कमी से, या फिर के की कमी से। तो ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है और कैल्शियम की कमी से होता है। क्या, विटामिन डी और
कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। बोन कमज़ोर हो जाता है और ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, एडल्ट में देखा जाता है। आप सभी को एक और चीज़ पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है, ठीक है, लेकिन ये किस में होता है, चिल्ड्रन में पाया जाता है। किस में होता है, चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाना, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू।